अच्छा, आज हम लोगों ने क्या देखना है कि हम लोगों ने देख लिया था डेमोग्राफिक इंटर, देख लिया था हमने, सुपर बिल देख लिया था। सुपर बिल जब भी हमने क्रिएट करने हैं तो उसके बाद हमने क्या करना है, उनकी सबमिशन करानी है। सबमिशन कराते हैं हम लोग, दो तरह से सबमिशन होती है। एक होती है इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन, एक होती है पेपर सबमिशन। इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ये होती है कि हम अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू, हमारा इंटरफेस बना होता है इंश्योरेंस पे और क्लियरिंग हाउस से, हमारे पास से क्लेम जाता है क्लियरिंग हाउस में, क्लियरिंग हाउस से कहाँ पे जाता है, इंश्योरेंस पे जाता है, वो इलेक्ट्रॉनिकली जा रहे हैं। ये क्या होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन। पेपर सबमिशन ये होती है कि हमारा क्लेम जो है, ऐसे तमाम इंश्योरेंस जिनका इलेक्ट्रॉनिक सेटअप नहीं बना हुआ, उनको क्लेम जो है पेपर फॉर्म में जाता है। पेपर फॉर्म में कैसे जाता है, जैसे प्रिंट आउट करवाते हैं हम, जो हमारा क्लेम हमने बनाए हैं सॉफ्टवेयर में, उसका हम हिस्सा निकालते हैं। ठीक है, वो फॉर्म है, एक फॉर्मेट है स्पेसिफिक, वो प्रिंट आउट निकालते हैं और उस प्रिंट आउट को क्या करते हैं, उनके पीओ बॉक्स के थ्रू, उनको ईमेल के थ्रू, उनको फैक्स के थ्रू भेज सकते हैं। ठीक है, ये ये उन तमाम इंश्योरेंसेस के लिए जिनको इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन नहीं होती, उनको पेपर सबमिशन जाती है। फिर हमने एक और चीज देखी थी कि अगर क्लेम के अंदर कोई मसला होगा, अगर वो इनिशियल आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगा, तो क्या हो जाएगा, क्लियरिंग हाउस जो आपकी इंटरमीडिएट बॉडी है, क्लियरिंग हाउस से रिजेक्शन आ जाएगी। हमें क्लेम में जो भी मतलब खराबी है, जैसे नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, कहीं पे कोई मसला होगा तो हम वो करेक्ट करके भेज सकते हैं सबमिशन के लिए। इसी तरह से वो फर्स्ट लेवल रिजेक्शन होगी। सेकंड लेवल रिजेक्शन वो होगी कि क्लियरिंग हाउस ने तो क्लियर कर लिया, लेकिन इंश्योरेंस ने क्या किया, उस क्लेम को एक्सेप्ट नहीं किया प्रोसेस के लिए, उसको क्या कर दिया, वापस सेंड बैक कर दिया। और सेंड बैक कर दिया बता के रीजन कि क्यों वो प्रोसेस नहीं कर रही। लेकिन क्लेम अगर बिल्कुल परफेक्ट बना था, उसमें कोई खराबी नहीं थी, तो क्लेम क्या होगा, प्रोसेस होगा और पे हो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई इंफॉर्मेशन में कोई खराबी नहीं, तो डेफिनेटली वो प्रोसेस होके पे ही होगा। ठीक है, अब हम लोग जहाँ पे प्रोसेस होके पेमेंट तक आते हैं, तो अब हमारे पास क्या आ गई है, पेमेंट की फॉर्म आई है कि पेमेंट किस तरह से आती है। तो हम आज ये देखते हैं कि हमारे पास जो पेमेंट आ रही है, दो तरह से आती है, ईआरए और ईओबी के थ्रू। ठीक है, आज हम देखेंगे कि ईआरए और ईओबी बेसिकली होती क्या है। ईआरए होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस, और ईओबी हमारे 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 पास होती है एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट। एब्रिविएशंस बता रही हूँ कि ईआरए का और ईओबी का क्या है। ठीक है, अब हम अगर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस या ईआरए पे आते हैं, तो ईआरए बेसिकली डिजिटल वर्जन है ईओबी को। ईओबी क्या होती है, एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट। एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट, इसके नाम से याद जाहिर हो रहा है कि जो भी बेनिफिट्स मिल रही है पेशेंट को, उनकी एक्सप्लेनेशन है। यानी कि जैसे हम लोगों ने एक सुपर बिल बनाया था, हमने डेट ऑफ सर्विस लिखी थी, हमने डीएक्स और सीपीटीज लिखे थे। हर सीपीटीज की एक बिल्ड अमाउंट थी, और सीपीटीज की बिल्ड अमाउंट के उसी बिल्ड अमाउंट के बदले में जितना इंश्योरेंस ने पे किया, वो पेमेंट अमाउंट होगी। अब क्या होगा कि आपका जो ईओबी है, उसके अंदर ये डिटेल लिखी होगी कि आपने कितना चार्ज अमाउंट की थी, कितना चार्ज किया था इस क्लेम के लिए, और उसके बदले में कितना पे हुआ। ये जो डिटेल थी वो क्या थी, आपकी ईओबी के अंदर या ईआरए के अंदर आएगी। लेकिन हम जब कह रहे हैं कि ईआरए डिजिटल वेरिएंट है, डिजिटल का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिकली कुछ हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस नाम से ही जाहिर है कि इलेक्ट्रॉनिकली होगा। इसका मतलब है कि वो तमाम पैसे जो इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्टर के अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ, इंश्योरेंस से इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर दिए डॉक्टर को, डॉक्टर को पैसे कौन देगा, इंश्योरेंस देगी ना। किस बदले में देगी, क्योंकि उसने पेशेंट को चेक किया है और वो पेशेंट की इंश्योरेंस है। अब क्या हुआ कि वो जितनी भी पेमेंट्स की डिटेल है, उस डिटेल के समेत वो इंफॉर्मेशन क्या होगी, डॉक्टर को डिस्पैच होगी, उसके अकाउंट के अंदर फंड ट्रांसफर हो जाएगा, और उसके अलावा हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिकली वो डिटेल आ जाएगी सारी पेमेंट्स की। समझ आई, जैसे हम ऑनलाइन पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ना, या इजी पैसा के थ्रू करते हैं, तो हमें क्या करना होता है, जस्ट वो डिटेल लिखी और सेंड कर दिया। उसी तरह इंश्योरेंस क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर लेगी। ये तमाम फंड जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो रहा है, वो क्या है, ईआरएस में। ठीक है, और ईआरएस को हम जब डिजिटल वर्जन ऑफ ईओबीज कहते हैं, तो ईओबी का भी मतलब ये होगा कि तमाम बेनिफिट्स की एक्सप्लेनेशन है। हर सीपीटी के बदले में जो है वो पेमेंट जो है वो उसके अंदर
अच्छा, अब ये देखिए, जिसे हमने ईआरए का कहा है, ईआरए का वो लिख रहा है यहाँ पे। ईआरए के अगर देखें, हमने लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस, ईआरए इज द डिजिटल वर्जन ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट फ्रॉम द हेल्थ केयर अबाउट द क्लेम पेमेंट और डिनाइल। डिनाइल की भी ईआरए आ सकते हैं और पेमेंट्स की, दोनों के आएंगे। दीज फाइल आर यूज टू प्रैक्टिस फैसिलिटीज बिलिंग कंपनी की सारी चीजें, जो डिटेल्स हमने बिल में बनाई थी ना, वो सारी डिटेल्स उसमें आ रही होती है। ठीक है। अब क्या कहते हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ऑफ द सेंडिंग ईआरए दैट इज 835 ईडीआई। ये चीज वैसे इतनी याद रखने वाली नहीं है, लेकिन ये फॉर्मेट है जहां पे हमें 835 ईडीआई फॉर्मेट है। ईडीआई का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरफेस। जो डेटा आ रहा है ना, जिस वर्जन में, जिस चीज में, वो ईडीआई का जो थ्री थ्री जो 835 जो है वो पेमेंट का होता है, और मेरे से 837 जो होता है जब हम बिल भेज रहे होते हैं ना, ये इसका फॉर्मेट होता है। ये फॉर्मेट वैसे ऐसे याद रखने की कोई इतनी खास चीज नहीं है, लेकिन कभी वो पूछ भी सकता है, तो इसलिए बताओ कि किस फॉर्मेट में जा रहे हैं। ठीक है, ये कोई इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये सॉफ्टवेयर का एक स्नैगिट है। इसको अगर जूम करके देखो तो इसमें ईआरए की डिटेल है। जी, ये जैसे हमने अभी पढ़ा था ना, कि जब जब ईओबी आती है, ये ईआरए आता है, उसमें आपकी पेमेंट्स और डिनायल्स आते हैं। उधर लिखा हुआ था ना, डिनायल्स का मतलब है कि वो तमाम पेमेंट जो वो पे नहीं करेगा, उसके अंदर क्लेम के अंदर कहीं ना कहीं कोई मसला हो रहा है, जिसकी वजह से क्या कह रहा है, वो पे नहीं करेगा। तो इसमें उसने जीरो जीरो अमाउंट का एक चेक दिया हुआ है, जिसकी जीरो अमाउंट है। जब हम यहाँ पे खोलेंगे तो हमें पता चलेगा कि इंश्योरेंस ने क्लेम नहीं पे किया, और इसके रीजंस क्या हैं, इसी से नजर आएंगे। वो कैसे नजर आएंगे, आगे मैंने एक स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ तक समझ आ गई, ये क्या है, डिजिटल वेरिएंट है ईआरए से। अब ईआरए में हम लोगों ने पढ़ा था कि पेमेंट और डिनाइल्स, ठीक हो गया। पेमेंट वो जिसमें पैसे हैं, और डिनाइल वो कि जिनमें पैसे नहीं हैं।
अब हम यहाँ पे ना ERS का देख रहे हैं कि ERS हमारे पास क्या है, दो तरह के आ रहे हैं हमारे पास। ERA एक वो आए हैं कि जो ERA पेमेंट, तीन तरह की ERS आई। एक ERA पेमेंट आई हुई है, एक हमारे पास आया है ERA रिजेक्शन, और ये हमारे पास आया है ERA अनमैच। ये ERA के तीन तरह है। अभी हमने ERA देखा था ना कि इलेक्ट्रॉनिकली हमारे पास जो फंड जो ट्रांसफर हो रहा है, उसके अंदर हमने तीन तरह से रख लिया है कि तीन तरह के ERAs आते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। एक तो ERA पेमेंट, नाम से जाहिर है कि उसके अंदर पैसे पड़े हुए होंगे, हमने पोस्ट किए, जैसे कि हमने अभी एक चेक में देखा था, सबसे पहले वाले चेक में या उसके बाद वाले चेक्स में। ERA रिजेक्शन वो तमाम ERAs हैं जिनके अंदर पेमेंट्स नहीं है, वो जीरो है। जैसे हमने सेकंड वाला देखा था, इसी के अंदर हमने पहला पे था $135 से, और उसके बाद क्या था, दूसरा वाला जीरो था। ERA रिजेक्शन वो है जिसके अंदर पेमेंट्स नहीं पड़ी हुई, वो जीरो है, जीरो चेक्स थी, ठीक है। और ERA अनमैच वो है कि उनके अंदर या तो पेमेंट्स होंगी या तो उनके अंदर डिनायल्स होंगे, लेकिन जो इंफॉर्मेशन उसके पास है आ रही है, इंश्योरेंस ने हमें जो ERA के अंदर इंफॉर्मेशन दी है, वो वाली इंफॉर्मेशन हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उससे 100% टैली नहीं करती। 100% टैली कैसे नहीं कर रही, कि जैसे हमने एक पेशेंट का नाम लिखा था, हो सकता है कि उसमें स्पेलिंग में कोई गलती हुई होगी, या कहीं पे कोई ना कोई चीज आगे पीछे हो गई हो। अब क्या हुआ कि हमने पहले ही कह दिया था कि ऐसे क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन समटाइम क्या होता है, क्लियरिंग हाउस को क्लियर करके इंश्योरेंस तक पहुंचा देते हैं और इंश्योरेंस रिजेक्ट कर लेती है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, डिफरेंट पैरामीटर आइडेंटिफायर्स यूज करती है इंश्योरेंस, मैक्सिमम कोशिश करती है कि कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर दे पेशेंट को, ठीक है। नाम के पैरामीटर से देखा नहीं मिलेगा तो डेट ऑफ बर्थ से पेशेंट को ढूंढेगी, नहीं तो इंश्योरेंस के ID से ढूंढेगी। अब क्या होती है कि कुछ इंश्योरेंसेस बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच रखती है कि उन्होंने क्लेम को तो प्रोसेस करना ही करना होता है, तो वो डिफरेंट पैरामीटर से देख के कहीं ना कहीं पेशेंट को ढूंढ लेती है कि ये एक्चुअल में ये वाले पेशेंट को ही बिल करना चाह रहे थे। अब वो क्या करेगी, वो उस क्लेम को एक्सेप्ट भी करेगी, उसको प्रोसेस भी करेगी, और प्रोसेस करेगी अपनी जो जो उसके पास एक्चुअल इन्फॉर्मेशन उस पेशेंट की है, सही वाली इन्फॉर्मेशन, उस सही इन्फॉर्मेशन के साथ प्रोसेस करके हमें क्लेम पे या डिनाई कर लेगी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे हम लोग गूगल में नाम लिख, किसी चीज की स्पेलिंग लिखते हैं, तो वो सजेस्ट करता है ना कि ये वाला ये पूछना चाह रहे हो, मतलब गलत स्पेलिंग लिखेंगे, सही वाले स्पेलिंग आ रहे होते हैं ना। तो उसी तरह से ये क्या करते हैं कि हम अगर कोई इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा गलत होगा, वो करेगी और प्रोसेस करके सही इन्फॉर्मेशन के साथ वो वापस क्लेम प्रोसेस किए। अब ERA में हम क्या करते हैं, ERA ऑटोमेटिकली क्या होता है, सॉफ्टवेयर में सिंक होता है, लेकिन एक क्लिक करेंगे हम और वो सॉफ्टवेयर के अंदर सारे पेशेंट के अंदर इन्फॉर्मेशन चली जाती, खुद ब खुद हमें मैनुअल नहीं पोस्ट करना पड़ती, सब में चली जाएगी। 100 पेशेंट है तो 100 पेशेंट में उनकी एंट्रीज खुद ब खुद हो जाती है ERA के साथ। लेकिन क्या है, जो अनमैच ERA है वो उसको मैच नहीं, जब हम आपकी दोनों साइड की इंफॉर्मेशन मैच होगी तो तभी जाके उसके अंदर इंफॉर्मेशन सिंक हो सकती है ना। लेकिन अगर दोनों साइड की इंफॉर्मेशन मैच नहीं हो रही तो इंफॉर्मेशन सिंक नहीं होगी, ठीक है। तो जो अनमैच ERAs होंगे वो इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली नहीं सिंक होगी, उसको हमें मैनुअली ही करना पड़ेगा। और मैनुअल करने से पहले हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन देखेंगे और अपने डेमोग्राफिक में चीजें ठीक करेंगे कि एक्चुअल ये होनी चाहिए, और फिर उसको मैनुअल करेंगे। ये चीज क्लियर हुई। ERA पेमेंट थी, ग्रीन है। रिजेक्शन में क्या था, जीरो पेमेंट थी, पे नहीं हुए थे, वो सारे ERAs थे। और अनमैच में ये है कि वो डिनाई भी हो सकते हैं, वो पे भी हो सकते हैं, लेकिन अनमैच है इन्फॉर्मेशन जो इंश्योरेंस के पास है और जो हमने भेजी है उसमें फर्क है, तो वो दोनों मैच नहीं हो रही। तो ऐसे तमाम ERAs हमने मैनुअल करने। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया हो? ठीक है, उसी चीज को यहाँ पे हमने लोगों ने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, जो कि हम लोगों को वैसे तुम लोगों को बता चुकी हूँ मैं यहाँ पे। ERA पेमेंट में क्या है, पेमेंट रिसीव होगी उसको पोस्ट करेंगे, और पेमेंट पोस्ट करेंगे कैसे कि अगर फुली पेड है फुली पोस्टेड होगा, और अगर पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को पे कोई इंश्योरेंस और डिटेक्टेबल रखा है तो हम क्या करेंगे, सेकेंडरी इंश्योरेंस है तो उसे बिल करेंगे, वरना पेशेंट को बिल कर लेंगे अगर पेशेंट का पोर्शन रखा गया है। लेकिन हम जैसे करेंगे 80% अगर इंश्योरेंस से पे कर लिया, 20% पोर्शन उसने छोड़ा है कोई इंश्योरेंस, तो सेकेंडरी इंश्योरेंस को बिल करेंगे, सेकेंडरी इंश्योरेंस नहीं है तो पेशेंट को कर लेंगे, सिंपल। पेमेंट है तो रिजेक्शन, पेमेंट नहीं है, डिनाइड है, तो उनको क्या करेंगे, डेफिनेटली जो भी आपके पास डिनाइड है उनके ऊपर करेक्टिव एक्शन लेके उनको रिबिल करके पे कराएंगे। ठीक हो गया। और अनमैच में हमने कहा कि अनमैच में क्या है, पार्शियल पेमेंट्स है या रिजेक्शन है, इट रिसीव ड्यू टू अनमैच बिटवीन द पेशेंट डेटा इन द पेयर एंड आवर सिस्टम। यही चीज मैंने क्लियर किया ना,
कि पेशेंट का डेटा जो है पेयर इंश्योरेंस के पास जो है और हमारे सिस्टम में उसमें फर्क है। ठीक है, तो इस तरह के क्लेम्स को हम मैनुअली करेंगे उसके ऊपर काम। अब ये एक ERA है, जो ERA हमने ये वाला ERA, ये जैसे मैंने दिखाया था ना, इसी को अगर मैं क्लिक करूंगी, जब मैं खोलूंगी तो वो कोई इस तरह की चीज निकलेगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, आप अगर देखो तो ये प्रोसीजर कोड लिखा हुआ है 99308, डेट ऑफ सर्विस लिखी है 3/25/2018 की डेट ऑफ सर्विस है, चार्ज अमाउंट $95 थी और पेमेंट कितनी थी, $60 थी। ठीक है, और हमारे पास क्या है, पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में इसमें 15.35 ये पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली हुई है। तो ये ERA क्या है, ये एक पेड ERA है, जो आप अपने उस पे देख रहे हो स्क्रीन पे, ये एक पेड ERA है। सिंपल सी बात है कि हमारे पास प्रोसीजर कोड आ गया, उसके टोटल अमाउंट कितनी थी और उसकी पेड अमाउंट कितनी थी आ गया, पेशेंट का पोर्शन कितना था वो भी आ गया। PR2 का मतलब होता है कि आपकी को इंश्योरेंस अमाउंट है। को इंश्योरेंस अमाउंट कौन सी थी, कि जो आपकी 80-20 की परसेंटेज के ऊपर होती है को इंश्योरेंस अमाउंट, अगर सेकेंडरी इंश्योरेंस से उसको बिल होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और आ रहा है, इसी तरह से हमने वो कर लिया है। ये एक क्या है, ये एक पेमेंट नहीं है, ये एक वो है, लाइक हमने क्या किया था, रिजेक्शन। इसमें अगर देखो चार्ज अमाउंट 295 है, लेकिन पेमेंट अमाउंट कितनी है, 0 है ना। ठीक है, इसमें कुछ भी पे नहीं हुआ हुआ, उसमें हुआ हुआ था ना $60, यहाँ पे नहीं हुआ हुआ, इसका मतलब ये डिनाई हो गया। ठीक है, ये चीज समझ आ गई ना। अब हम EOBs पे आते हैं। EOBs भी बेसिकली ऐसे ही होती है जैसे ERS है, लेकिन वो क्या आती हैं, EOBs हमारे पास एक्चुअली इस तरह से आती हैं कि जैसे कभी कोई पेपर चेक, जब ऐसा होता है कि हमारे अकाउंट्स नहीं बने हुए थे, हम कहीं पे या अकाउंट बने हुए हों, तब भी हम जब शुरू में जाते हैं, कहीं पे हमारी सैलरी मिलती है तो हमें ना एक पेपर क्रॉस चेक्स मिलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन अपना चेक बना के दे देगी हमें, अपने चेक में पेमेंट दे देगी, हम जाएंगे अपने बैंक में जहाँ पे हमारा अकाउंट है, हम अपने बैंक को वो जमा कराएंगे, हमारा बैंक उसे रिसीव करेगा और हमारे अकाउंट में पैसे डाल देगा हमारा बैंक। ठीक है, उस क्रॉस चेक से जो हमें किसी ने दिया है। अब EOB क्या होता है कि वो पेपर चेक की पेपर फॉर्म में जो है चेक भेजती है किसको, डॉक्टर को। डॉक्टर जाके अपने बैंक में जमा कराता है और उसके चेक में, उसके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। जब उसके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं तो वो चेक कैश हो जाता है ना। जब तक हमारे पास पेपर पड़ा हुआ कैश नहीं है, लेकिन जब हमने अपने बैंक में दिया, और हमने अगर पेपर चेक देते हैं, जब भी कभी देते हैं, जब जहां तक मेरा पर्सनल जब जितना भी एक्सपीरियंस पेपर चेक का होता है तो वो कहते हैं 2 दिन में आ जाएगा, ऐसे ही है ना, मतलब उसी टाइम नहीं आता। लेकिन जब हम डिजिटली कभी वो कर रहे होते हैं, ट्रांसफर कराते हैं पैसे, तो अभी मैं आपको ट्रांसफर कराऊंगी, अभी आपके पास आ जाएंगे, ऐसा है ना। लेकिन पेपर चेक थोड़ा सा टाइम लेता है, 1 दिन 2 दिन का टाइम लेता है। तो अगर जो EOBs होंगी उसमें हम लोगों को क्या होगा, डॉक्टर EOBs में अपना पेपर चेक, जो पेशेंट जिनके वो पेमेंट है उनकी डिटेल और अपनी कैश डेट के कब मैंने इसको कैश कराया है वो हमें देगा। क्या करेगा, वो कराने के बाद वो स्कैन करेगा उसे, और जैसे वो हमें सुपर बिल भेज रहा था, जिन जिन तरीकों से भेज रहा था उन्हीं तरीकों से वो क्या करेगा, वो हमें EOBs भी भेज देगा। ठीक है, स्कैन करके भेज देगा। वो स्कैन हमारे पास आएगा और उसको हम मैनुअल पोस्ट करेंगे, जाहिर स्कैन है ना, वहां से देख देख के हम एंट्रीज करें, चेक नंबर लिखेंगे, चेक डिटेल्स लिखेंगे, इस तरह से। अब ये एक EOB है। ठीक है, ये हमारे पास एक स्कैन हुई हुई EOB है, जो स्कैन फॉर्म में हमें डॉक्टर ने भेजी हुई है। इसका क्रिश्चियन फिडेलिटी इसका नाम है, इंश्योरेंस का नाम है। ठीक है, फॉरवर्डेड सर्विस रिक्वेस्टेड मैंने इसमें लिखा हुआ है, ये मैंने इसलिए ये वाली ये भी सिलेक्ट की थी कि ये सेकेंडरी इंश्योरेंस की पेमेंट है। हमने जब कहा था ना कोई इंश्योरेंस सिलेक्ट कर दिया, कौन इंश्योरेंस, अब जब प्राइमरी इंश्योरेंस पे कर लेगी तो जो पैसे बच जाएंगे सेकेंडरी को जाएंगे और सेकेंडरी इस तरह से पे कर लेगी। ठीक है, तो ये एक EOB है बेसिकली, जैसे हमने ERA नजर आया था उसी तरह की ही है। इसमें भी आपको देखो तो CPTs लिखे हुए हैं, उनकी प्रोसीजर कोड्स लिखे हुए हैं, कोर्स की टोटल चार्जेस लिखे हुए हैं, फिर मेडिकल अप्रूव का मतलब है कि इसकी इंश्योरेंस प्राइमरी पहले मेडिकेयर थी, मेडिकेयर ने जो पे किया हुआ है उसकी डिटेल लिखी हुई है, और सेकेंडरी इंश्योरेंस जो पे किया हुआ है उसका वो लिखी हुई है, पेमेंट अमाउंट के अंदर वो पेमेंट लिखी हुई है। ये चीज क्लियर हुई, सिंपल जैसे हमारा ERA था EOB ही भी वैसे ही है। ये एक चेक है, पेपर चेक। पेपर चेक चेक तो वैसे भी देखे हुए हैं हमने, हमारे चेक भी ऐसे ही होते हैं, गोरों के चेक भी ऐसे ही होते हैं, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। अच्छा, हेल्थ केयर सर्विसेज कॉर्पोरेशन, ये इसने क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो जो ऑर्गेनाइज चेक के अंदर सबसे पहले वहां पे ऊपर वो होता है जिस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो चेक इश्यू हुआ होता है, इंश्योरेंस का नाम हो गया। नीचे पे टू द ऑर्डर ऑफ
वेलनेस एंड केयर ग्रुप, ये वो डॉक्टर की फैसिलिटी है जिसका एड्रेस इंश्योरेंस के पास है, जो हमारा डॉक्टर जहाँ पे बैठ रहा है वो उस जगह का नाम है, उस क्लिनिक का, हॉस्पिटल का नाम है, उसको ये इशू हुआ है चेक। ठीक है, डॉक्टर के नाम पे नहीं बल्कि आपकी फैसिलिटी के नाम पे इशू हुआ है, क्योंकि एक फैसिलिटी में तो बहुत सारे डॉक्टर बैठ रहे हैं ना। ठीक है, फैसिलिटी के नाम पे इशू हुआ है। अब हमारे पास क्या है, चेक का नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर देखो चेक का नंबर लिखा हुआ है, चेक की डेट लिखी हुई है हमारे पास, और पेमेंट नंबर का मतलब चेक नंबर, पेमेंट नंबर, इनमें से एक भी चीज हो तो हम के पेई नंबर है, ये पेई नंबर, ये हमारे डॉक्टर का जो पेई नंबर है कि इस नंबर के ऊपर ये इशू हुई हुई है, और चेक की अमाउंट है। हमें चेक पोस्ट करने के लिए क्या चीजें चाहिए, चेक का नंबर, चेक की डेट, और चेक की टोटल अमाउंट। ठीक है, और उसके साथ साथ हमें ईओबी भी चाहिए। जैसे अब देखो ये चेक तो है, लेकिन किस बंदे के पैसे हैं ये हमें ईओबी से पता चले, ईओबी के बगैर हम नहीं पोस्ट कर सकेंगे चेक। ठीक हो गया, क्लियर हुई यहाँ तक चीज, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, इसमें क्या मुश्किल है? मुझे कोई बताएगा, ईआरए जो हमने पढ़े, पेमेंट रिजेक्शन और अनमैच, इनको कोई एक्सप्लेन करेगा? क्या थे साहिल, क्या थे वो? पेड होते हैं, उनकी पेमेंट आई होती है, ठीक है। यहाँ पे ईआरए रिजेक्ट का मतलब वो रिजेक्शन नहीं है जो हमने क्लियरिंग हाउस और इंश्योरेंस का है। ईआरए रिजेक्ट का मतलब वो है जो जीरो जीरो चेक से, जीरो चेक से, ठीक है। देखो कहाँ से मैंने पकड़ा है कि कौन सी चीज समझ नहीं आई है, सारी स्लाइड्स में मैंने, ठीक है। क्योंकि हम रिजेक्शन का वर्ड हम पहले वही यूज कर रहे थे कि वो तमाम क्लेम जो हमारे प्रोसेस हुए बगैर सेंड बैक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ईआरए रिजेक्ट में हम वो उन ईआरए की बात कर रहे हैं कि जो जीरो चेक से, ठीक है, जो प्रोसेस हुए हैं लेकिन पे नहीं हुए, ठीक है, जीरो चेक्स थे जो भी, उसके अंदर कोई पेमेंट नहीं है, डिनाई है। और ईआरएन मैच वो थे जो डाटा मैच नहीं करा, किसका, हमारे सॉफ्टवेयर का डाटा और इंश्योरेंस का डाटा, वो मैच नहीं करता। वो मैच ना करने की सबसे ज्यादा वजह क्या होती है, जो सबसे ज्यादा मैंने अनमैच की रीजन देखी है, नाम के साथ। नाम में भी वो मसला क्या है, सबसे ज्यादा खवातीन के नाम में सरनेम चेंज हो जाती है। जब उन्होंने इंश्योरेंस ली थी, उनकी शादी नहीं हुई थी, या उनकी शादी किसी और के साथ हुई थी, उनका स्पाउस कोई और था या उनका गार्डियन कोई और था, अब सरनेम उनका डिफरेंट था। जब इंश्योरेंस ली थी, शादी हो गई, नाम चेंज कर दिया, ड्राइविंग लाइसेंस में नाम चेंज हो गया, लेकिन क्या हुआ, आपकी इंश्योरेंस जो कि पहले की है, बिफोर मैरिज है, तो आपका नाम कुछ और है, और आपके ड्राइविंग लाइसेंस में अपडेटेड जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उनमें नाम चेंज है। तो अब क्या होगा, जब हमारे पास पेशेंट की इंफॉर्मेशन जारी आई है तो उसकी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आई है, लेकिन इंश्योरेंस को उसने अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं कराई है। तो उसमें से ये क्या होगा कि हम तो मेक श्योर करते हैं सारी इंफॉर्मेशन किससे, ड्राइविंग लाइसेंस से, ऐसे ही करते हैं ना, मोस्टली यही कर रहे होते हैं। इंश्योरेंस कार्ड भी वैसे देखना चाहिए हमें नाम के, लेकिन हम इंश्योरेंस कार्ड अगर हमारे पास नहीं था, हमारे पास इंश्योरेंस का नंबर था और इंश्योरेंस का नाम और इंश्योरेंस का आईडी था, हमने एलिजिबिलिटी चेक करी, वो भी हो गई, वहां पे भी हमने और नहीं किया कि उधर नाम कुछ और आ रहा है, हमारे पास कुछ और आ रहा है, फर्क आ रहा है, तो हम लोग क्या कर लेते, बिल कर देते, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस से मेक श्योर हो जाता है कि भाई ठीक है, ठीक है। लेकिन क्या था कि पहले की इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस के पास और थी, तो वो उसको जब आइडेंटिफाई वैसे तो कर लेता, क्योंकि बाकी सारे पैरामीटर्स तो मिल रहे होते हैं, बस एक जो लास्ट नेम होता है उसका फर्क आ जाता है। वो जो एक छोटा सा फर्क होता है, उसकी वजह से ये हो जाता है कि क्लेम प्रोसेस तो हो गया, लेकिन क्या हो गया, हमारे सॉफ्टवेयर में चूंकि इंफॉर्मेशन पूरी वैसी नहीं है, तो हम ऑटोमेटिकली सिंक नहीं कर सकते, क्योंकि वो कर ही नहीं रहा, उसको मिल ही नहीं रहा होता। मशीन है ना, वो उनको पैरामीटर सारे नहीं देखेगी, उसको तो 100% इंफॉर्मेशन जो सॉफ्टवेयर की और इंश्योरेंस की है तभी वो सिंक करेगा सारी इंफॉर्मेशन, वरना वो पार्शियल इंफॉर्मेशन को सिंक करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, छोड़ देगा। तो अब ये क्या करना पड़ता है, इस तरह की चीजों को हमें मैनुअली करना पड़ता है। और ये चीज यूएस में बहुत ज्यादा, जो नाम का और ये वाला मसला होता है, ये फीमेल फीमेल पेशेंट्स के साथ होता है। जो मैंने अपने काम मतलब जितना जितना मैंने काम किया एक्सपीरियंस से, जो जो चीज मुझे समझ आई है, वो ये वाला सीन था कि ये ज्यादा फीमेल पेशेंट्स के अंदर आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं ये सारा। ठीक हो गया, बस हमारा ये यही था। कल हम लोग देखेंगे कि कल क्या है, वेडनेसडे, थर्सडे, हम ऐसा करेंगे कि 2 दिन हम रिवाइज कर लेंगे चीजों को, और उसके बाद हम फ्राइडे को मोस्ट प्रोबेबली हम कर लेंगे क्विज को। और
क्विज हो जाएगा अगर फ्राइडे को, तो फिर हम लोग नेक्स्ट मंडे से हम लोग जो है फॉलो अप के ऊपर कर लेंगे, फॉलो अप वीक रख लेंगे उसको। हमारे पास अभी अगले वीक में क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो रहा है हमारा 3 से, नहीं अभी तो है ये वाला है 27 से ना, 27 से 6 तक हमारे पास अभी काफी सारे दिन है, मतलब बच्चे खासे हैं। 6 तक तो चलो, हाँ फाइनल रिजल्ट देना है ना, तो अगर मैंने 4 को भी ले लिया तो मतलब मंडे को भी ले लिया, कुछ नहीं है। तो ये हमारे पास ना, वैसे हमारे पास क्या रह गया, फॉलोअप स्ट्रेटेजी रह गई है, हमारे पास डिनाइल मैनेजमेंट रह गई है। डिनाइल मैनेजमेंट का बड़े वो बड़ी है स्लाइड्स, उसको 2-3 दिन हमें वो पूरी वो करते हुए लगेंगे फाइल को। और उसके बाद हमारे पास पेशेंट पेशेंट बिलिंग है, सबसे बाद रेवेन्यू साइकिल के अंदर पेशेंट बिलिंग आती है, और पेशेंट बिलिंग का प्रोटोकॉल देखेंगे हम लोग, वो भी ये सिंपल सा है, इतना नहीं है। और उसके बाद मेरे ख्याल से मैंने उससे पहले शायद मैंने अपील्स को भी डाला है कहीं पे, मुझे लग रहा है कि मैंने शायद उसको ऐड किया था कहीं पे, अपील्स वाला भी मैं देखूंगी कि मैंने शायद वो एक एक वो भी क्लास छोटी सी मैंने ऐड की थी, तो वो हम देख लेंगे कि अपील वाली और पेशेंट बिलिंग हम सेम डे पे भी कर सकते हैं, इतना नहीं है। बस ऐसे देखने वाली चीज है, तो उसमें कुछ मुश्किल नहीं है। कल से आप लोगों ने क्या करना है कि चीजों को देखकर आना है। आपकी